अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाखबर सुबह के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आपकी सुबह को मजीद बाखबर बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इकराम होती साहब। दीगर स्टेशन से भी हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आज के शो में हम आपको बताएंगे कि रोज़नामा 92 न्यूज़ में शाया होने वाली कुछ एक्सक्लूसिव खबरों से मुतल्लिक भी, जिसमें खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अपोजिशन की अदम दिलचस्पी के बाइस धांधली की तहकीकात करने वाली कमेटी गैर फौल है, चूँकि अपोजिशन के मुंतशिर होने की वजह से पार्लिमानी सतह पर बनाई गई धांधली कमेटी का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका, कमेटी के TORs बन सके और ना इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो सकी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू में करप्शन और बदउनवानी के मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और महकमा इंसदाद बदउनवानी ने तलीमी शोबे में करप्शन के खिलाफ कमर कस ली है। इसके साथ रोज़नामा 92 न्यूज़ में शाया होने वाली कुछ दीगर खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का हम बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे FBR के उस इम्तियाजी सलूक से मुतल्लिक जो कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम से मुतल्लिक पाकिस्तानियों से रवा रखा गया। ये मामला ये है कि जून जुलाई के दरमियान एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी गई, जिसका मकसद ये था कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क मुकीम ऐसे पाकिस्तानी जिनके असासे बाहर हैं और उन्होंने कभी वो असासे जाहिर नहीं किए, उन्हें वन टाइम एक हुकूमत की जानिब से एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम ऑफर की गई कि आप उसके ऊपर मखसूस शरह से टैक्स अदा करके अपने इन असासों को ना सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, बल्कि अगर इसमें कोई किसी का काला धन है उसे भी सफ़ेद कर सकते हैं। ये इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम के आगाज़ के साथ ही इसमें कुछ बहुत से रुकावटें आई जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से थी। बिलाखिर मौसर तरीके से जून 2018 के अंदर इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हुआ। 15 से 20 रोज़ के दौरान ये अमल मुकम्मल ना हो सका तो उस वक्त हुकूमत ने यह फैसला किया कि इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम के दायरेकार को वसी किया जाए, यानी कि इसकी डेडलाइन में तोसी की जाए, और बिलाखिर इसकी डेडलाइन में 31 जुलाई 2018 तक तोसी की गई। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मुख्तलिफ रुकावटें थी, स्पेशली टैक्स जमा करवाने से मुतल्लिक, गैर मुल्की करेंसी का अकाउंट और इसके समय जो लीगल टेक्निकल प्रोसीजर थे, उसकी वजह से सैकड़ों पाकिस्तानियों के मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। वो वजह क्या थी? वो वजह यह थी कि पाकिस्तानियों ने मुकर्रर वक्त के अंदर अपने असासे ना सिर्फ जाहिर किए बल्कि टैक्स भी जमा करवा दिया, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक पेचीदा अमल था उसके ज़रिए से जो उन्हें चलान मसूल होना था और उस चलान वसूली में तखीर होने के बाइस वो डिक्लेरेशन न कर सके, जिसके नतीजे में FBR ने अब ये ऐलान किया है 24 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी करते हुए कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने गैर बैरून मुल्क अपने असासों से मुतल्लिक टैक्स भी जमा करवा दिया था लेकिन उन्होंने वो डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर सके, अब उनके ऊपर टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इतलाक नहीं होगा। यानी कि उन्होंने वो तमाम तरह असासे जो उन्होंने जाहिर किए, जिसके लिए उन्होंने टैक्स भी जमा करवा दिया, उनके ऊपर अब टैक्स एमनेस्टी स्कीम लागू नहीं होगी, बल्कि उन्हें दोबारा से न सिर्फ अपने उन असासों की कानूनी हैसियत को भी साबित करना होगा बल्कि नए सिरे से टैक्स भी अदा करना होगा। इसके साथ हमें कुछ और इतलात भी मसूल हुई कि कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो टैक्स अब जमा करवा चुके हैं लेकिन उनके ऊपर अब ये स्कीम लागू नहीं हो पा रही, अब वो टैक्स की रकम वापस लेने भी उन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना है। ये मसला है कि और किस तरीके के साथ अब ये मसला सुलझेगा, इस हवाले से हमने राब्ता किया है और हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद बशीर साहब जो कि साबिक कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद बशीर साहब। आपसे हम जानेंगे कि 24 अक्टूबर को अचानक FBR ने एक सर्कुलर जारी कर दिया, बैरून मुल्क असासे जाहिर करने वाले पाकिस्तानियों को इसमें क्या कसूर है कि अपने असासे जाहिर कर चुके, टैक्स भी रकम भी जमा करवा दी थी, लेकिन डिक्लेरेशन फाइल न होने के नतीजे में उनके ऊपर उन्हें अब टैक्स एमनेस्टी स्कीम का अब फायदा नहीं मिलेगा। उनके पास क्या कानूनी रास्ता है और इस मसले को अब कैसे सुलझाया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर बता दूँ कि ये मामला है क्या और इसका प्रोसीजर क्या था। ऐसा था कि और ये रिलेट सारा कर रहा है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ जाते हैं उनसे। प्रोसीजर इसमें ये था कि टैक्स पेयर जिसके के बाहर एसेट्स मौजूद हैं उन्होंने एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट स्लिप उन्होंने जनरेट करनी है। ये काम तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। पेमेंट स्लिप जनरेट करने के बाद उन्होंने पैसे जमा कराने डॉलर्स में पैसे जमा कराने हैं उन्होंने न्यूयॉर्क के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वहाँ पे स्टेट बैंक का अकाउंट भी मौजूद है। ये भी टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है, वो ये काम उन्होंने बहुत जल्दी कर लिए। अब जो आगे प्रोसेस जो है ना, लेंथी प्रोसेस जो शुरू होता है जिसने के टैक्स पेयर के लिए टेंशन क्रिएट की, वो ये थी कि स्टेट बैंक का अकाउंट जो न्यूयॉर्क में हमारे पैसे जमा हुए
और टैक्स पेयर ने उसकी इंटीमेशन देनी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, वो भी उसने दे दी, इंटीमेट भी कर दिया कि मैंने पैसे जमा करा दिए। ये काम टैक्स पेयर ने बहुत तेजी से किया। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि जो स्टेट बैंक पाकिस्तान का है, इन्होंने पैसों की क्लियरेंस देनी है। ये पैसों की क्लियरेंस देकर कि पैसे वाकई जमा हो चुके हैं, डॉलर्स में कन्वर्ट, इनको पाक रुपीज में करके इन्होंने चलान इशू करने, CPR इशू जिसे CPR बोलते हैं, CPR इशू करने, और CPR इशू होने के बाद टैक्स पेयर जो है वो अपने डिक्लेरेशन फाइल कर सकते, उससे पहले फाइल नहीं कर सकता। अहम बात यह है कि टैक्स पेयर ने पैसे जमा करा दिए हैं, अब वो इंतजार में बैठा हुआ है, उसने इंटीमेट भी कर दिया है, वो इंतजार में बैठा हुआ है कि मुझे स्टेट बैंक से क्लियरेंस आए, CPR जनरेट हो पाक रुपीज में, और उसको फिर मैं अटैच करके अपनी डिक्लेरेशन फाइल करूं। वैलिड डिक्लेरेशन तब होगी जब पैसे जमा कराने से आपका मामला हल नहीं होता। अब यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम ये है टैक्स पेयर के लिए कि कई दिन लग जाते थे CPR वहाँ से जनरेट होने में स्टेट बैंक से। तो टैक्स पेयर का तो कोई कसूर नहीं है, डेट एक्सटेंड हो गई। मैं आपको बताऊं भट्टी साहब के इसमें कई केसेस में 10, 15, 20 दिन भी लोगों को लगे जनरेट होने में। अब एक टैक्स पेयर को क्या पता, उसने 20 तारीख को फर्ज करने के 20 जुलाई को उसने अपने पैसे जमा करा दिए, इंटीमेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब वो बैठा हुआ इंतजार में कि मुझे क्लियरेंस है स्टेट बैंक से, स्टेट बैंक से 30 जुलाई आ गई, 31 जुलाई आ गई, नहीं स्टेट बैंक से क्लियरेंस आ रही, तो ऑब्वियसली वो अपना डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। वो क्लियरेंस आई है 2 या 3 अगस्त को, उसने फौरी तौर पे अपना CPR लेके और अपना डिक्लेरेशन फाइल कर दिया। आराम से बैठ के ठीक है जी, मैंने तो गवर्नमेंट को पैसे तो जमा करा दिए थे ना, और जमा कराने के बाद मैंने डिक्लेरेशन भी दे दी है। अब यकायक एकदम उनके जो है ना, आप कह दें कि उनके लिए तो ये अजीब व गरीब बात थी कि बोर्ड का सर्कुलर आ गया कि नहीं जी, आपने जो डिक्लेरेशन है वो आपकी वैलिड नहीं है, क्योंकि वो 31 जुलाई के बाद हुई। टैक्स पेयर कह रहे हैं कि भी मेरा क्या कसूर है, मैंने तो पैसे आपको डॉलर में जमा करा दिए, आपको डॉलर्स मिल गए हैं, वो डॉलर्स आपके काम भी आ गए हैं, और आपने मुझे कह दिया कि चूंकि आपकी डिक्लेरेशन जो है वो 1 या 2 अगस्त या 3 अगस्त को जो है जमा हुई है, इसलिए हम उसे नहीं मानते और अब आप इन पैसों का अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्रेडिट ले लें। उसको क्या जरूरत है कि लाखों रुपया कौन रिफंड करेगा उससे भट्टी साहब? सही। ये तो मतलब कि मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी ज्यादती जो ये है कि आप डॉलर में पैसे भी ले लें, उसके बाद आपका अपना जो कि आपके कंट्रोल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो देर लगाए, और टैक्स पेयर उसकी वजह से 31 जुलाई के बाद अपनी डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो उसका तो कोई कसूर नहीं इसमें। अरे शायद किसी सब इसमें वाज़ेह तौर के ऊपर टैक्स जमा कराने वाले का कोई कसूर नहीं है, उसके कानून के मुताबिक ऑफर की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को अवेल किया, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारा सिस्टम था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए। FBR इस हकीकत को मानने को तैयार क्यों नहीं है, स्पेशली जब आप गैर मुल्की करेंसी में टैक्स भी जमा कर चुके हैं? FBR को तो फैसिलिटेट करना चाहिए ऐसे पाकिस्तानियों को जिन्होंने इस स्कीम के ऊपर अमल दरामद करने के लिए आगे बढ़कर इसको इम्प्लीमेंट अडॉप्ट किया। डिस्करेजिंग एटीट्यूड क्यों है FBR का इस मामले में? भट्टी साहब, इसमें क्या कहा जा सकता है? एक तो बात है कि डॉलर्स तो मिल गए गवर्नमेंट को, मेन रिक्वायरमेंट उनकी डॉलर्स की थी, वो डॉलर्स उन्हें मिल गए हैं। अब उल्टा वो पैसे जो है ना, वो टैक्स पेयर के जो है ना, उन्होंने कहा जी आप इसका क्रेडिट ले लें, एडवांस टैक्स स्कीम का। लोग तो एडवांस टैक्स अपने जमा करा चुके हुए हैं, उसके बाद कह रहे हैं जी कि आप अपनी एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी में क्रेडिट ले लें, तो लोग तो अपनी रिटर्न भी रहकर जमा करा चुके हुए हैं, रिफंड कौन देगा उस पैसों का? और मेन बात यह है कि टैक्स पेयर ने डॉलर में पेमेंट अरेंज करके दी है सिर्फ अपनी एमनेस्टी के लिए, उसने इस बात के लिए तो नहीं ली कि इसको पाक रुपीज में कन्वर्ट करके। और सर ये बता दीजिएगा, आप खुद इस शोबे का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, इसका कोई सोल्यूशन है पाकिस्तानियों की इस मुश्किल को हल करने के लिए? FBR को क्या सजेस्ट करेंगे आप? इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि जिन लोगों ने 30 या 31 जुलाई तक पैसे जमा करा दिए हैं और स्टेट बैंक को इंटीमेट कर दिया कि हमने पैसे जमा करा दिए, तो उनको जो है फैसिलिटेट किया जाए और उनको एमनेस्टी ग्रांट कर दी जाए। यही सोल्यूशन है, इसके अलावा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। जी बिल्कुल सही, यही सोल्यूशन है। शायद बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर खजाना, वजीर आज़म के मामले खुसूसी और चेयरमैन FBR इस मामले की जानिब अपनी तवज्जो मबजूल करेंगे और पाकिस्तानियों को दरपेश जो मुश्किलात हैं उसका अजाला करेंगे।
स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और बात करेंगे लाहौर में गोहर अली से। गोहर अली, बताइएगा कि अपोजिशन के मुंतशिर होने की वजह से पार्लिमानी सतह पर बनाई गई धांधली कमेटी का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ सका, क्यों मुंतशिर है और कब तक इनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो सकता है? जी बड़ी साहब, मैं पहले ये गुजारिश कर दूं कि ये जो कमेटी थी ये अपोजिशन के मुतालबे पर बनाई गई थी। अपोजिशन ने जो 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे उसमें काफ़ी शोर मचाया कि धांधली हुई है और जो है बेज़ाब्तियाँ आई हैं और हमें जो है वो धांधली के सबूत हमारे पास मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, हम वो किसी पार्लिमानी फोरम पे पेश करना चाहते हैं, जिस पर ये कमेटी कायम कर दी गई। उसके बाद फिर कहा गया अपोजिशन की तरफ से कि इसमें सेनेट के अरकान को भी शामिल किया जाए। अब अपोजिशन के इस मुतालबे को भी तस्लीम कर लिया गया और सेनेट के अरकान को भी इस कमेटी में शामिल कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस कमेटी का कोई इजलास नहीं हो सका। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने बहुत शोर मचाया था कि हमारे पास जो है वो सबूत मौजूद है, धांधली के शवाहिद मौजूद है, हमने वाइट पेपर तैयार कर रखा है, हम वो मीडिया में लाएंगे, धांधली कमेटी में पेश करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो चुका। अब अपोजिशन जो है वो इस तरह मुंतशिर है कि एक जो जमात है वो इस कमेटी को फाल नहीं करना चाहती, वो है पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में शामिल है। वो चाहती ये है कि हम जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुकूमत को आगे की तरफ लेके चलें, सिंध हुकूमत को चलाएं और हम इस मामले से अलग रहें। वो सब बयानात की हद तक जो है धांधली कमेटी के हक़ में है, लेकिन अमली तौर पर वो इस कमेटी को फाल नहीं कर रहे। तो और जब अब आसिफ अली जरदारी ख़ुद को मुश्किल में देख रहे हैं, उनको उस तरह रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वो अब APC की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके APC का भी मकसद ये है कि हुकूमत को दबाव में लाकर रिलीफ हासिल किया जाए। इस सारे मामले में जो है वो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाना चाह रही है वो है पीपल्स पार्टी। सारी गेम पीपल्स पार्टी कर रही है। मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, मुस्लिम लीग अब एक तरफ बैठ गई है। अभी तक वो जमात जो है अपनी हिकमत अमली तैयार नहीं कर सकी। तीसरी जो अपोजिशन जमात है वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, फजल रहमान अपनी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त ऐवान में नहीं है। वो चाहते हैं अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। वो किसी अंदाज में उन्होंने बड़ा शोर मचाया था धांधली के हवाले से, और उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक एहतजाज भी किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब शरीक नहीं हो सके क्योंकि उनकी फ़्लाइट बर वक्त नहीं पहुंच सकी थी इस्लामाबाद। तो इसलिए ये अब हर अपोजिशन जमात की एक अलग सिमत है। कोई नुक्ता इत्तिसाल कहीं मौजूद नहीं है कि अपोजिशन अभी तक कोई मुतफ़िका लाए हमल नहीं बना पा रही। जमीयत उलमा इस्लाम अलग है। और मैं एक और बात बड़ी से बड़ी अहम बताऊं कि फजल रहमान जो है वो इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं APC की, उनको भी मुत्तहिदा मजलिस अमल की दीगर जमातों की हिमायत हासिल नहीं है। वो भी सिर्फ अपने ज़ात के लिए अपनी ज़ाती कोशिश कर रहे हैं। उनके पास, उनको मुत्तहिदा मजलिस अमल की दीगर जमातों ने मैंडेट नहीं दिया, और मुत्तहिदा मजलिस अमल की दीगर जमातें भी उनसे इस बात पर खफा हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है आम इंतखाबात में। उनका झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है। मुत्तहिदा मजलिस अमल जो एक फ़ोरम बनाया गया था मजहबी जमातों का, इस फ़ोरम से मजहबी जमातें जो है इंतखाब में हिस्सा लेंगी, फजल रहमान ने उस फ़ोरम को फ़ाल करने की संजीदा कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना झुकाव जो था वो मुस्लिम लीग नून की तरफ रखा और अभी तक उनका झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है। इसी तरह जो दीगर जो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लीडर हैं, मतलब अचकज़ई साहब हैं और दूसरे ANP के रहनुमा हैं, वो भी अपना झुकाव नवाज शरीफ साहब की तरफ रख रहे हैं। अब जरदारी साहब का जो मौक़िफ़ है वो नरम है, वो मुफाहमत और मसालत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो वो टकराव की और जहराना सियासत करने वाली जमातों से ख़ुद को अलग लेके चल रहे हैं। यही बुनियादी वजूहात हैं कि ये कमेटी जो है अभी तक फ़ाल नहीं हो सकी, इसके बुनियादी जो काम थे वो हो नहीं सके। अब आगे अगर हम थोड़ा सा आगे जाके देखें तो इसी तरह जो है ये PAC की चेयरमैनशिप का मसला भी इसी से मुंसलिक है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को प्रॉपर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही। वो अपोजिशन लीडर को जो है वो चेयरमैन PAC बनाने के लिए मुकम्मल हिमायत नहीं कर रही। वो जो उसको करना चाहिए था वो ख़ुद को बचा रही है, क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। अगर आसिफ अली जरदारी जो है वो थोड़े से फ़ाल होते हैं और अपोजिशन की सियासत को आगे लेके चलते हैं टकराव की, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। जब उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, वो जो अगर अमल करेंगे फिर वफाक से सिंध को रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब आसिफ अली जरदारी की जो सियासत है इसी सूरत में बचती है कि वो हुकूमत पर हल्का फुल्का दबाव भी रखें और सिंध हुकूमत को भी आगे लेके चलें। बिल्कुल सही। अच्छा गोहर अली, ये बताइए कि हुकूमत की जानिब से धांधली की तहकीकात से हवाले से कोई रुकावट नहीं है, अपोजिशन मुंतशिर है। इस वाले से हम देखते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी लाहौर का रुख किया हुआ है और नवाज शरीफ साहब भी सुनने में यह आ रहा है कि अपनी खामोशी खत्म करने वाले हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान नवाज शरीफ साहब की जानिब से क्या अनाउंसमेंट हो सकती है और क्या वो नए मुतालबात सामने रख सकते हैं अपोजिशन के सारे रोल के हवाले से? नहीं, नवाज शरीफ साहब की तरफ से अभी कुछ ऐसा कुछ तवक्को नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ा ऐलान करेंगे, क्योंकि वो देखें वो पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं।
उनके केसेस चल रहे हैं, उनके भाई जो हैं वो नैब ने उनको गिरफ्तार कर रखा है शहबाज शरीफ साहब को। तो इसलिए अभी लगता नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देता कि नवाज शरीफ साहब कोई बड़ा और मौसर ऐलान करें और जारियाना और टकराव की सियासत के लिए मैदान में आए। वो इसी ही तरह जो है हल्की फुल्की सियासत करेंगे। इससे पहले जो था मेरी जो बात हुई परवेज़ रशीद साहब से, दूसरे मुस्लिम नून के रहनुमाओं से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी अहलिया के मौत के गम में हैं, सदमे में हैं, इसलिए वो अभी तक उस तरह फाल सियासत नहीं कर रहे। और चेलम के बाद, उनकी अहलिया के चेलम के बाद वो जो है वो कुछ थोड़े से फाल होंगे, लेकिन अभी तक वो नवाज शरीफ साहब से फाल नहीं हो सके और ऐसा उनका फाल होता कुछ दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा फाल होते हैं तो उन पर दबाव पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात ये, अब पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है। बट साहब हमेशा मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की हुकूमत को बुनियाद बना के सियासत की है। पंजाब में उनकी जो जारियाना सियासत थी, आपने पंजाब असलिम में देखा कि उन्होंने जो है वो स्पीकर के खिलाफ जो एहतजाज किया, उनके 6 रकीन की रुकन मुअत्तल हो गए। इसलिए मुस्लिम लीग नून तो बहुत ही कई हवालों से दबाव का शिकार है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे अपोजिशन मुत्तहिद हो सके। अपोजिशन के मजमूई तौर पर भट्टी साहब मुत्तहिद होने का आपका बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से मैं अपडेट किया। अब अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। इकराम होती साहब, आपसे जानेंगे टैक्स इस्लाहात तजवीज़ में कुछ बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। ये इंकशाफात क्या हैं और क्या अब जो इसके अंदर इस्लाहात के अंदर जो इस्लाहाती अमल में खराबियां थी वो दूर होने जा रही हैं? जी, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसकी अगर आप बुक्स उठाएं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें उन्होंने सैकड़ों जगह कहा हुआ है कि टैक्स के जो अदारे हैं वो हमें रिकॉर्ड फराहम नहीं करते, लिहाजा हम चोरी पकड़ने में नाकाम रहते हैं। ये शिकायत पहले बाहर से होती थी, अब अंदर से शिकायत होने लगी है। जो इंटरनल टैक्स का डिपार्टमेंट है FBI का, वो कहता है कि हमें जो इंपोर्ट होती है उसके रिकॉर्ड तक रसाई नहीं है। यानी VBOC का एक सिस्टम है, उसमें सारी ये मालूमात पड़ी होती हैं, रिकॉर्ड पड़ा होता है, उसमें विदहोल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर वो रिकॉर्ड चेक हो जाए तो उससे पता चलता है कि कस्टम वालों ने, जो कि अदारा है इन चारों ड्यूटीज़ का लेने का, वो उन्होंने क्या छूट दी है, किसको दी है, क्या वो सही दी है या गलत दी है, या जो क्लियर किया माल वो सही किया है या गलत किया है, उसमें चोरी में कितनी मामनत की है, ये पकड़ने के लिए उनको रिकॉर्ड चाहिए। अब तजवीज़ ये पेश की गई है कि ये रिकॉर्ड फराहम करने के लिए खसूसी ऑर्डर वो कमेटी करे जो कि इस्लाहात कर रही है टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए और टैक्स के महकमों को ठीक करने के लिए। इस चोरी के रिकॉर्ड के पकड़ को सामने लाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो VBOC का रिकॉर्ड है उसके बारे में नोटिफाई किया जाए FBR की तरफ से कि ये रिकॉर्ड ऑडिट को मिलेगा और वो पोस्ट क्लियरिंग ऑडिट और इंटरनल ऑडिट दोनों के लिए इस्तेमाल के काबिल होगा। उसके अलावा ये जो रिकॉर्ड है ये इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इस्तेमाल करेगी। उसका मतलब ये है कि किस इंडस्ट्री ने कितना माल मंगाया, कितना इस्तेमाल किया, कितना छुपाया और उससे कितनी टैक्स चोरी की। वो टैक्स चोरी पकड़ने के लिए भी ऑडिट को ये सारी मालूमात चाहिए। अगर ये मालूमात ना मिले तो इसका मतलब ये है कि जो कस्टम का डिपार्टमेंट इंपोर्ट के जरिए ड्यूटीज और टैक्सेस हासिल करता है वो पूरी टैक्सेशन का 70% है। तो 70% में जो चोरी है वो जो रिपोर्ट की जा रही है, वो जो तजवीज़ दी जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड दिया जाए, उसमें एक रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि ये 70% में से अगर चोरी हो जाए तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन 700-800 अरब रुपए चोरी हो रहा है। इसको रोकने के लिए, इस चोरी को रोकने के लिए लाजमी है कि वो जो इस्लाहाती कमेटी बनी है टैक्स के लिए, वो एक FBR के जरिए नोटिफाई करे कि कस्टम का जो महकमा है वो इनको रिकॉर्ड देगा। दूसरा, कस्टम के जो कलेक्टर के ऑफिस के लोग हैं वो ऑडिट में बैठते हैं, वो वहां से कस्टम के कलेक्टर के साथ राब्ते में रहते हैं, लिहाजा वो चोरी में मजीद डबल मामनत हो जाती है। बिल्कुल सही, इस चोरी में जो डबल मामनत हो जाती है इसका खात्मा जरूरी है। और VBOC के सिस्टम का अगर रसाई दी जाती है और उसके जो अदादोशुमार खुफिया रखे जाते हैं, उनको अगर सिलसिला खत्म किया जाए, उनको ओपन किया जाए, तो फिर ग्रीन चैनल के अंदर जो बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन होती है, टैक्स चोरी होती है, उस सिलसिले का भी खात्मा हो सकता है। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन, और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर सस्ती बिजली की पैदावार के लिए एक ही मंसूबे का नाम आता है जिसे हम पन बिजली का मंसूबों का नाम देते हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये सामने आई है कि इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जहां पर आए रोज़ कई मंसूबे इस वजह से शुरू नहीं हो पाते कि उनके लिए फंड दरकार नहीं है, आलमी मालियाती इदारों से फंड्स नहीं मिल पा रहे। ताहम दूसरी जानिब एक ऐसा मंसूबा जिसके लिए 4 साल कब
3 अरब 78 करोड़ डॉलर वर्ल्ड बैंक की जानिब से मंजूर किए गए। तहां मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वजारत पानी बिजली की अदम दिलचस्पी और मुबैना गफलत के बाइस 3 अरब 78 करोड़ डॉलर को ना तो इस्तेमाल किया जा सका, बल्कि दासुपन बिजली मंसूबा जिसके लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से यह रकम मुख्तस की गई थी, यह रकम मंजूर की गई थी, वो मंसूबा भी 4 साल से जायद अरसा तखीर का शिकार रहा। इस बात का इंकशाफ हुआ है वजारत आबी वसाइल के अंदर कि किस तरीके के साथ वर्ल्ड बैंक की जानिब से 3 अरब 78 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर किया जा चुका था और इस कर्ज के हसूल के लिए वजारत पानी और बिजली की जानिब से उस वक्त सिर्फ एक इजलास मुनक्किद करने के बाद एक NOC जारी होना था, जिसके बाद यह रकम वफाकी हुकूमत को जारी हो जाना थी और उसके बाद दासुपन बिजली मंसूबा जिसका फेज 1 जिसकी पैदावारी सलाहियत 2160 मेगावाट है, दासुपन बिजली मंसूबे के फेज 1 से 12 अरब 22 करोड़ यूनिट सालाना सस्ती बिजली पैदा होनी थी। तो हम जब ये सारा तखीर का मामला शिकार हुआ तो दासुपन बिजली मंसूबा जो 2160 मेगावाट फेज 1 मंसूबा था, ये 2020 में मुकम्मल होना था। तो हम अब बदकिस्मती के साथ ये मंसूबा इस वक्त के ऊपर मुकम्मल होता दिखाई नहीं देता, चूंकि वजारत पानी और बिजली ने 4 साल तक वर्ल्ड बैंक की जानिब से मंजूर किया गया 3 अरब 78 करोड़ डॉलर का कर्ज का जो हसूल था, जो मंजूर हो चुका था, उसका हसूल मुमकिन नहीं बनाया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से और वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा की जानिब से इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया गया है कि कौन से अफसरान हैं जिन्होंने इस गफलत का मुजाहरा किया, क्योंकि आलमी इदारों से ये फंड्स हासिल किए बगैर दासुपन बिजली मनसूबे का फेज 1 मुकम्मल करना मुमकिन दिखाई नहीं देता था। वापडा की जानिब से इस मनसूबे के ऊपर अब तेजी से काम जारी है। ताहम दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में यह दावा किया गया कि हमारे पास फंड्स मौजूद हैं और इस मंसूबे के लिए जो सबसे बड़ा काम करना था वो ज़मीन एक्वायर करना था, ज़मीन की खरीदारी का मामला था। दावा यह किया गया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दासुपन बिजली मंसूबे के लिए ज़मीन की खरीदारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन अब जब तहकीकात की गई हैं तो पता चला कि दासुपन बिजली मंसूबे के लिए सिर्फ 7% अराजी का हसूल मुमकिन बनाया जा सका है। यानी कि दासुपन बिजली मंसूबे के लिए 2000 एकड़ अराजी दरकार थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में PSDP से फंड्स भी जारी हुए, वर्ल्ड बैंक के फंड्स की जानिब से 3 अरब 78 करोड़ डॉलर का कर्ज भी मंजूर हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद 2000 एकड़ अराजी के मुकाबले में अब तक सिर्फ 740 एकड़ अराजी का हसूल मुमकिन बनाया जा सका। यानी कि अराजी भी पूरी तौर पर मुकम्मल तौर पर एक्वायर नहीं की गई, लेकिन पैसे उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च जरूर हुए कि हमने ज़मीन की खरीदारी मुकम्मल कर ली है। वजारत आबी वसाइल के अदाद शुमार के मुताबिक दासुपन बिजली मनसूबे में यौमिया तखीर के नतीजे में, जो एक दिन की सिर्फ तखीर के नतीजे में जो सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल होनी थी, जिससे फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल कम होना था, वो 30 करोड़ रुपए यौमिया नुकसान हो रहा है और मुल्क की मौशियत को इकोनॉमिक लॉस की मद में अब तक 112 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब इसी सिलसिले की तहकीकात की जा रही हैं और इस बात का खदशा इस बात का जाहिर किया गया कि फर्नेस ऑयल लॉबी जो पाकिस्तान के अंदर दुनिया का दूसरा पाकिस्तान को एक बड़ा फर्नेस ऑयल का इंपोर्टर मुल्क बना दिया गया है, उस फर्नेस ऑयल लॉबी ने दासुपन बिजली का मंसूबा जो जिसकी फेज 1 की पैदावारी सलाहियत 2260 मेगावाट होती साहब थी, उसको रोकने के लिए, उसको ताखीर से दो चार करने के लिए, जिसका यौमिया खसारा में 30 करोड़ रुपए बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये फर्नेस ऑयल लॉबी का वजारत पानी बिजली के अंदर वो असर और रसूख था जिसके नतीजे में हमारे दीगर पन बिजली मंसूबे भी तखीर का शिकार हुए और दासुपन बिजली मंसूबा भी तखीर से दो चार हुआ। इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब वर्ल्ड बैंक की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को लिखा गया कि 4 साल तक हमने इंतजार किया है 3 अरब 78 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर करने के बाद, लेकिन आपकी जानिब से 1 पेज का एक NOC तक जारी नहीं किया गया। अगर आप इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो वर्ल्ड बैंक ने जो आपके लिए अप्रूवल दी थी, इसको हम ये लैप्स होने जा रही है, ये कर्ज हम विड्रॉ कर लेंगे और दोबारा आपको नहीं मिल सकेगा, जिसके नतीजे में वजारत आबी वसाइल के अंदर एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। वो काम जो 4 सालों तक पाए तकमील तक ना पहुंच सका, यानी कि आपने एक NOC हासिल करना था, वो NOC जारी कर दिया गया है। अब वापडा की जानिब से दोबारा इसके ऊपर हंगामी एक इजलास भी बुलाया गया है वजारत आबी वसाइल की जानिब से। दासुपन बिजली मंसूबा जिसका फेज 1 अब 2023 तक मुकम्मल करने के लिए का हंगामी प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि जो माजी में तखीर हो चुकी है मजीद वो तखीर ना हो।
नाज़रीन, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि गुजरांवाला में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक मुफस्सल प्लान तैयार कर लिया गया है और अब बिजली चोरों से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मोहम्मद असलम से हम जानेंगे। मोहम्मद असलम, बताइएगा कि गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से क्या प्लान तश्कील दिया गया है और इस प्लान के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ कब से क्रैकडाउन होना है? जी बिल्कुल, जो बिजली चोर है उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन की मुकम्मल तैयारियां गैपको ने कर लिया और 147 कमेटियां जो बना दी गई हैं, उसमें से जो 25 से 500 किलोवाट उसके लिए 24 कमेटियां बनाई गई हैं और उसके साथ जो 500 से ज्यादा उनके लिए 4 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। 2187 जो डेट डिफॉल्टर है, जिनमें से 575 मिलियन जो रकम अभी तक वाजिब अदा है, लेकिन जो जरा है उनसे ये मालूम हुआ है कि जो लोग हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं कि बिजली जितनी भी चोरी होती है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो आपदा के जो मुलाजमीन होते हैं उनके ये हाथ होता है। जब तक वो बिजली चोरी नहीं रोकेंगे उतनी देर तक बिजली चोरी है वो नहीं रुक सकेगी। ताकि पीछे भी इस तरह के क्रैकडाउन होने हैं, लेकिन आज से क्रैकडाउन शुरू होना है। उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटियां होती हैं उनको डबल कनेक्शन दे दिए जाते हैं जिससे बिजली चोरी होती है और उसके साथ जो बिजली के मुलाजमीन हैं उनकी जो बिजली चोरी करते हैं उनका तरीका वारदात इस तरह होता है कि वो घर में उनको कुछ बिजली फ्री होती है और उसके साथ वो 3-3, 4-4 जो घर होते हैं उनको भी बिजली दे देते हैं, लेकिन उनके जो बिल होते हैं वो नहीं ज्यादा होते हैं। उनके बिल उसी रूटीन में चलते रहते हैं जिससे बहुत ज्यादा लॉस होता है। दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि बिजली चोरी करने में सबसे ज्यादा जो है बिजली मुलाजमीन जो होते हैं, वादा के मुलाजमीन होते हैं, गैपको के मुलाजमीन होते हैं, वो उसमें सबसे ज्यादा जो है मुलवस होते हैं। सबसे पहले जो है जो मुलाजमीन है उनको पकड़ना चाहिए ताकि वो जो बिजली चोरी होती है तो बकायदा तौर पर ना सिर्फ बिजली चोरी करवाते हैं बल्कि उनको तरीके के बताते हैं। ताकि गुजरांवाला जो है एक बहुत बड़ा सनती शहर है, बहुत ज्यादा इधर इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के लिहाज से बिजली भी उसी तरह चोरी होती है। लेकिन जो लोग हैं वो तो घरेलू जो सार्फिन है वो तो बिजली चोरी नहीं करते, वो तो बहुत ज्यादा अगर हो भी तो कोई एक दो होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं जिनकी 500 किलोवाट से ज्यादा होती है वो ज्यादा बिजली चोरी करते हैं और इस बिजली चोरी करने में जो है सबसे ज्यादा हाथ जो वो अपने उनके जो मुलाजमीन होते हैं वही होते हैं। अगर डिफॉल्टर की बात की जाए 21,287 जो है गुजरांवाला में डेड डिफॉल्टर है और 575 जो है मिलियन रकम जो अभी तक भी वाजिब अदा है। आज जो बकायदा तौर पर जो टीमें अरबों रुपए के खसारे का सामना है क्योंकि गुजरांवाला के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर सनतें मौजूद हैं, वहां बिजली चोरी होती है जिसकी वजह से ये खसारा अल्टीमेटली बर्दाश्त करना पड़ता है गैपको को। अब बिजली चोरों के खिलाफ तो कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है, प्लान तैयार हो चुका है। गैस की भी बड़े पैमाने के ऊपर चोरी होती है गुजरांवाला के अंदर। क्या नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ गैस चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई का कोई प्लान बनाया गया है और गैस चोरों के खिलाफ भी कब तक कार्रवाई एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल ऐसे ही चंद दिन तक जो है बकायदा तौर पर सुई नादरन गैस जो है वो भी एक अभी तक जो उनका प्रोसेस चल रहा है वो टीमें जो तश्कील दे रहे हैं। लेकिन FIA जो है उन्होंने जो है इंस्पेक्टर वसीम डार है उसके अंदर जो है 6 टीमें जो तश्कील दे दी गई जो बकायदा तौर पर घरेलू सार्फिन नहीं सिर्फ जो सुई नादरन के अफसरान है और बिजली के जो गैपको के अफसरान है उनके खिलाफ सिर्फ वो कार्रवाई करेंगे ताकि उन्होंने किस तरह ये तरीके बनाते हैं और किस तरह ये बिजली चोरी करते हैं, ताकि जो बिजली चोर होते हैं वो 500,000 रुपए जो है मंथली दे देते हैं इनको और उसी के इवज जो है जो वो बिजली चोरी करते रहते हैं। लेकिन उससे जो है हुकूमत को तो बहुत ज्यादा लॉस होता है, खजाने को जो अरबों रुपए का लॉस होता है, लेकिन वो 500,000 रुपए जो मंथली लेते हैं उससे उनका जो है वो लेकर जो है बिजली चोरी और गैस चोरी में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी हवाले से FIA के वसीम डार से हमारी बात है, उसका कहना है कि हमने 6 टीमें जो है तश्कील दे दी हैं जो चंद दिन तक जो अपना बकायदा तौर पर जो सुई नादरन गैस जो उनके खिलाफ जो अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देंगी। जहां जहां भी गैस चोरी पकड़ी जाएगी वहां जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि गुजरांवाला एक बहुत बड़ा सनती शहर है जिसमें श्रमिक इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी है, वहां गैस का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है। वहां उनका कहना है कि सबसे पहले आज से हम बकायदा तौर पर जो इसकी स्कैनिंग जो है वो शुरू बढ़ते हैं। और होती सब आपसे जानेंगे पाकिस्तान में 29 होटल और मोटर रखने वाली चेन PTDC खसारे का सामना है लेकिन उसका कोई वली वारिस नहीं है। कितने होटल उसके खसारे में है और गुज़श्ता साल उसकी आमदन क्या रही? जी 18वीं तरमीम के बाद ये सारा जो एसेट है, ये असासा जो है ये सूबों के हवाले कर दिया गया। सूबों ने अभी तक इनको टेक ओवर ही नहीं किया। जो मुतल्लिका वजारतें हैं सूबों की, सियाहत की,
उन्होंने अभी तक इनकी लिस्ट भी नहीं बनाई, ये कितने % मुनाफा लेते हैं, कितने यहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं या खाना खाते हैं, इस सारे का हिसाब किताब भी नहीं लिया। लेकिन जो उनके अपने जो अदाद शुमार हैं वो बताते हैं कि पूरे सीजन में मई से लेकर सितंबर तक 32,27,000 रुपए का बिजनेस हुआ है। ये बिजनेस जो है कोई दो होटल या मोटल रखने वाली चेन से भी कम है, हालांकि ये 29 हैं। अब ये जो इतना कम मुनाफा हुआ है तो इस बिजनेस हुआ है, इसमें से 11 लाख रुपए टोटल मुनाफा है। 11 लाख पे 29 इनकी जो चेन के मेंबर हैं उनका मुनाफा है। ये जो है इसकी वजह से अब ये मामला आ गया है कि उनके जो मुलाजिमीन हैं उनको तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी। अगर तनख्वाहें ना मिली तो सूबाई हुकूमत इसके लिए भी तैयार नहीं है, जिस तरह आपने देखा कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन के साथ वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए, आइंदा हफ्ते आप पीर को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल। है वो नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज।